दोस्तों वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं लाया हूँ लेक्चर नंबर 5 जो कि घटना चक्र है का सामान्य विज्ञान का हम करेंगे। लेक्चर नंबर 5 तो 1990 से लेकर 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं सब इंक्लूड है इसमें, चाहे आर ओ के हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस को, चाहे किसी भी स्टेट एग्जाम के पेपर हो। सबका पीवाईक्यू है विद सोल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशंस और साथ ही साथ नोट्स के साथ। तो चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारा आर का टेस्ट चल रहा है, साथ ही साथ यूपीएससी का टेस्ट चल रहा है और यूपीपीसीएस बहुत सारे टेस्ट हम करवा रहे हैं, करवाएंगे आगे भी। और एनसीईआरटी भी चल रही है, तो सब कुछ चल रहा है। सब क्लास को एंजॉय करिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं सामान्य विज्ञान, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आर का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ये फरवरी में है पेपर, तो जल्दी से प्रिपरेशन करिए और अपने एग्ज़ाम को पास करिए। तो स्टार्ट। तो ध्वनि को करेंगे आज हम, प्रकाश के पहले कर चुके हैं। तो ध्वनि वह ऊर्जा व रूप है जो स्वरण को संवेदन पैदा करती है, ध्वनि तरंगों के रूप में गमन करती है और ध्वनि कंपायमान वस्तुओं से उत्पन्न होती है। पदार्थ जिससे होकर ध्वनि उत्पन्न होती है उसे माध्यम कहा जाता है। ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं क्योंकि इनके संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम आवश्यक होता है, जैसे ठोस, द्रव, गैस। ध्वनि की चाल उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है जिससे होकर वह गमन करती है। तो सब ध्वनि के बारे में, विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल, इसको याद कर लीजिए। जैसे 0 डिग्री पे 332 मीटर सेकेंड, 22 डिग्री पे 344 मीटर सेकेंड और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हाइड्रोजन का 1284 मीटर सेकेंड। तो इस तरह से पढ़ लीजिए। ध्वनि की आवृत्ति, ध्वनि के उनके आवृत्ति परिसर के आधार पर निम्न 3 भागों में बांटा गया, जिससे ऑडिबल वेव्स। तो मनुष्य में ध्वनि की श्रव्यता परिसर लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। मनुष्य 20,000 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंगे नहीं सुन सकता क्योंकि ये तरंगे कान के पर्दे को संवेदित नहीं कर पाती। 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंगों की आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि कान के पर्दे का दोलन इतना अधिक नहीं हो पाता कि वह इन तरंगों को ग्रहण कर सके। और इंफ्रासोनिक वेव क्या होता है? 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को अवश्रव्य ध्वनि मतलब इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं। ये व्हेल, गैंडा तथा हाथी अवश्रव्य ध्वनि परिसर की ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। प्रायः यह देखा गया है कि कुछ जंतु भूकंप से पूर्व परेशान हो जाते हैं। वास्तव में भूकंप मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले निम्न आवृत्ति की अपसृत ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जो संभवतः जंतुओं को सावधान कर देता है। अल्ट्रासोनिक वेव जो होता है वो होता है 20,000 हर्ट्ज से या 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होता है और पारस्परिक ध्वनि पराध्वनि कहलाती है। डॉल्फिन, चमगादड़ जैसे ध्वनि पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। चलिए क्वेश्चन से करते हैं। तो पहला है जल, दूसरा इस्पात, तीसरा नाइट्रोजन। से ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में लिखना है। तो पहले वो जाएगा जल में, फिर नाइट्रोजन पे, फिर इस्पात में। नहीं, पहले नाइट्रोजन में जाएगा, फिर जल में, फिर इस्पात में, क्योंकि गैस, जल, फिर ठोस। ध्वनि का वेग अधिकतम होगा तो वो होगा इस्पात में। अगला है ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है? तो होता है 330 मीटर सेकेंड। नेक्स्ट है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है कहाँ? तो धातु में होता है। और अगला है VA, VW और VS क्रमशः वायु, जल और इस्पात में ध्वनि की गति है। तो उसको लगाना है। तो पहले वायु में जाएगा, फिर आपका जल में जाएगा, फिर आपका गैस में जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो होगी लोहे में। और ध्वनि की तरंगे होती हैं ठोस, गैस दोनों के माध्यम में चल सकती हैं। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन क्या है? तो वह है ठोस। नेक्स्ट नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती? तो निर्वात में आर पार नहीं जा सकती। और ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं निर्वात में। म्यूजिक कंसर्ट के लिए हाल की दीवारों पर क्या करते हैं? ध्वनि के अवशोषण करना चाहिए, नहीं तो आवाज़ें गूंजेंगी। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्ती सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी तो जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 60.5 मीटर। ध्वनि के स्रोत या परावर्ती सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे ध्वनि की प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे? तो वो होनी चाहिए लगभग 17 मीटर। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलो हर्ट्ज है और उसकी तरंग दर 35 किमी है, तो वह 3 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 2.14। यहाँ फार्मूला दिया है, इसे लगाया गया।
ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण त्वरण है जो निर्भर करता है आवृत्ति पर। त्वरण आवृत्ति पर निर्भर करता है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, और एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन विचार कीजिए। कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं। ध्वनि शैलों में से केवल अंतरिक्ष प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती है। तो यह दोनों के दोनों गलत है क्योंकि अधिक लंबी बांसुरी से अधिक बड़ी तरंगदैर्घ्य वाली ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं, चूँकि किसी तरंग की आवृत्ति उनके तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अतः कम लंबाई की बांसुरी से उच्च आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होंगी। इस प्रकार कथन एक सही नहीं है। गैस, प्लाज्मा तथा तरल में ध्वनि तरंगें अंतरिक्ष तरंगों के रूप में प्रगामी होती हैं, जबकि ठोस में यह अंतरिक्ष तथा अनुप्रस्थ दोनों तरंगों के रूप में प्रगामी होती है। पराश्रवित तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है, कपड़ों में धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती हैं, और तो कौन ये इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है। ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती हैं। तो सभी के सभी ऑप्शन सही हैं। पराश्रव्य ध्वनियाँ जिनकी आवृत्ति कितनी होती है वो होती 20 हर्ट्ज। और मनुष्य की श्रव्य क्षमता कितनी होती है तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। एक जो पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है वो क्या है, वो सोनोग्राफी है। नेक्स्ट है गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित में से किन किरणों में से तरंगों से किसका उपयोग किया जाता है, वो किया जाता है पराध्वनि तरंगों का। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण क्या है, वे पराध्वनि तरंगें निकालते हैं, उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हृदय अपस्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। ध्वनि की गति गैस में, द्रव में ठोस की तुलना में अधिक होती है। मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। चौथा है पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो कौन सा सही है, तो दूसरा गलत है, बाकी 1, 3, 4 सही है। एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया है, पढ़ सकते हैं। स्टेथोस्कोप में रोगी के दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुँचती है किसके द्वारा, ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा। पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होते हैं, तो वह होते हैं ओजोन लेयर में बाधा। जो विमान अग्रभाग से वायु को खींचकर पिछले भाग के दहन कक्ष में ईंधन को जलाकर पीछे वाष्प गैस की तीव्र धारा प्रवाहित करते हुए अत्यंत तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं, वे जेट विमान कहलाते हैं। जो जेट विमान ध्वनि से भी तीव्र गति से उड़ान भरते हैं उन्हें सुपरसोनिक जेट विमान कहा जाता है। समताप मंडल में वायु विरल एवं दबाव कम होता है, इस कारण यहाँ जेट विमान सरलता एवं तीव्र गति से उड़ते हैं। सुपरसोनिक जेट विमानों के ईंधन दहन में निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड समताप मंडल की ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। तो कथन कारण है, कथन है समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जो जा रहे वायुयान की चाल की तुलना 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होती है। और कारण है ध्वनि की गति परावर्ती माध्यम पर निर्भर करती है। तो पहला तो गलत है और दूसरा सही है। पराध्वनि पिंडों की चाल को मैक संख्या में व्यक्त किया जाता है। किसी पराध्वनि यान की मैक संख्या पराध्वनि यान की चाल तथा वातावरण के तापमान पर निर्भर ध्वनि की चाल के अनुपात के बराबर होती है। क्योंकि ध्वनि की चाल तापमान के बढ़ने से बढ़ती है, इसलिए समुद्र तल की अपेक्षा 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान के कम होने के कारण ध्वनि का वेग कम हो जाएगा। और 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी यदि वायुयान की मैक संख्या 1 है तो ध्वनि के वेग वहाँ कम होने के कारण यहाँ वेग भी कम होगा। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो वातावरण में ध्वनि को। डेसिबल किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए। डेसिबल इकाई का प्रयोग मापने में होता है ध्वनि की तीव्रता। जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो अब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है, तो 30 डेसिबल होती है। तो यहाँ पर दिया है, इसको भी याद कर लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। फुसफुसाहट में 15 से 20, साधारण बातचीत में 30 से 60 और गुस्से में 70 से 80 और ट्रक मोटरसाइकिल में 90 से 95, यंत्र कारखाने में 100 से 110, ऑर्केस्ट्रा में 110 से 120 और जेट विमान में 150, 150, 140, 150। 100 डेसिबल का नॉइज़ का प्रबलता स्तर संगत होगा, वो शोर शराबे वाली गली की आवाज़ से संबंधित होगा। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में से कौन सामान्य स्थिति में वृक्षों के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल प्रदर्शित करेगा, तो 20 डेसिबल होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितनी है, तो 45 डेसिबल है। यह अनुमति योग्य शोर, ठीक है।
आवासीय क्षेत्र का 55 dB, शांत क्षेत्र का हो जाएगा 50 dB, और औद्योगिक क्षेत्र का 70 dB और व्यापारिक क्षेत्र का 65 dB। तो यहाँ पर दिया है, नेक्स्ट हो जाएगा। मनुष्य के लिए शोर की सीमा करीब करीब होती है, तो शोर की सीमा होती है 85 डेसिबल। किस स्तर से ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है, तो वह है 80 डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है, और किया जाता है डेसिबल का। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है, वो 60 dB है। ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में मापी जाती है आयाम में। एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रख कर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़ी की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ें सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होता है। और अगला है, ध्वनि तरंगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर सही और गलत को बताइए। तो कथन है, जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की गति कम हो जाती है। किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं वैसे ही ध्वनि की गति बढ़ जाती है। ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्युमिनियम के माध्यम में कम रहती है। तो केवल इसमें पहला सही है, बाकी दोनों गलत हैं। और क्योंकि कोई माध्यम जितना ही प्रत्यास्थ होगा ध्वनि की गति उनमें उतनी ही अधिक होगी। इसके विपरीत अधिक घनत्व के माध्यम से ध्वनि की गति कम होती है। ठोसों एवं धातुओं की प्रत्यस्थता गैसों में अधिक होने के कारण गैसों की अपेक्षा ठोस में ध्वनि की गति अधिक होती है। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है तो वह राशि जो परिवर्तित रहती है वो कौन सी होगी? आवृत्ति होगी। जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर में बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जाता है, तो वो किया जाता है केवल ध्वनि गुणक क्वालिटी के अनुसार। ध्वनि की मूलभूत इकाई कहलाती है ध्वनि ग्राम कहलाती है। अगला है कारण कथन है। तो कथन है, अनुरणन विशेषतः बड़े गिरजाघरों तथा बड़े भवनों में प्रतीत होती है। कारण है, दीवारों, छत एवं धरातल के अपवर्ती ध्वनि परावर्तन हो सकता है। तो क्या होगा इसका कारण? तो ये कथन कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की व्याख्या कर रहा ए है। अगला है 48। विस्तृत रूप से प्रयुक्त सांगीतिक स्वरग्राम जिसे द्विटोनी स्वरग्राम कहते हैं 7 आवृत्तियों वाला होता है। स्वर स की आवृत्ति 256 हर्ट्ज होती है और स्वर नी की आवृत्ति 512 हर्ट्ज होती है। इनमें से कौन सा सही है? तो दोनों के दोनों गलत हैं। यहाँ पर दिया है एक्सप्लेनेशन। संगीतक स्वर ग्राम आवृत्तियों की एक श्रृंखला है जिसे एक के बाद एक बजाए जाने पर कानों को सुखद अनुभूति होता है। इनमें निम्नतम आवृत्ति को मुख्य स्वर कहते हैं। इसके बाद में उच्च आवृत्ति को मुख्य स्वर से एक निश्चित अनुपात में होती है। उच्चतम आवृत्ति को अष्टक कहते हैं। एक सरल सांगीतिक स्वर ग्राम द्विटोनी स्वर ग्राम है। इस स्वरग्राम में मुख्य स्वर एवं उनके अष्टक सहित 8 आवृत्तियां होती हैं। जैसे टोन एवं मन की आवृत्ति हर्ट्ज में इस प्रकार है, जैसे सा में 256, रे में 288, ग में 320 और मा में 341, मतलब बताइए 1/3। और पा में देख सकते हैं इस तरह दिया है। ये भी पीछे 2007 में पूछा है। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है आयाम मंडुलन द्वारा। सुदर्शन प्रसारण ध्वनि संचरण के लिए आवृत्ति मंडुलन तथा चित्र संदेशों के संचरण के लिए आयाम मंडुलन का प्रयोग किया जाता है। टेलीविजन प्रसारण में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी कौन सी है? आवृत्ति आरोपण है। अब अगला है विद्युत धारा। तो आप इसको चाहें तो पढ़ लीजिए, नियम है सबका। मैं तो क्वेश्चन थ्रू करा दूंगी भाई, जो भी होगा। फिर भी आप ये अगर याद करना चाहे तो याद करें, लेकिन आपने अगर कहीं पढ़ा नहीं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन आप याद कर लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वही बहुत सफिशियंट होंगे। 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा, तो वो हो जाएगा 5 रुपये। क्योंकि 100 वाट के बल्ब को 10 घंटे तक जलाने में ऊर्जा व्यय होगी 100 गुणे 10 मतलब 1000 किलोवाट, और 1 किलोवाट 1 यूनिट बराबर होता है, तो 1 यूनिट विद्युत का मूल्य हो जाएगा 5 रुपये। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का कितना होगा? तो 1 होगा। ठीक है, अगला है, एक सुरंग में 1000 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए गए हैं। संपूर्ण विद्युत खर्च होगी तो इसमें 10 यूनिट होगी, क्योंकि एक बल्ब जलाने में हुई कुल विद्युत खपत क्या होगी?
किलोवाट घंटा में, तो वाट घंटा बराबर बटे 1000। तो इसमें वाट और घंटा दिया है 100 और 20। 100 और 20 का गुणा करेंगे तो 2000 आ जाएगा। 2000 के 1000 में से भाग दे देंगे तो 2 यूनिट आएगा। अब 5 बल्बों के जलाने वाले कुल विद्युत खपत होगा 5 दूनी 10 यूनिट। 1 किलोवाट घंटा मान होता है किसके बराबर? 1 किलोवाट बराबर किलो और वो घंटा लिख लीजिए, किलोवाट और 1 घंटा। तो इसको सेकेंड में और इसको जूल में कन्वर्ट करिए, फिर गुणा करिए, फिर 3.6 गुणे 10 घाते 6 आ जाएगा। 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है। प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाई होगी, तो 0.4 होगी कि 100 वाट का बल्ब है वो 4 घंटे ऑन है, तो 100 का गुणा 4 में करेंगे 400 हो जाएगा। फिर इसमें अगर 1000 का भाग देंगे तो 0.4 किलोवाट घंटा हो जाएगा। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो वह होता है वाट के, वोल्टेज ओम एम्पियर के नहीं होता, क्योंकि विद्युत का बिल किलोवाट घंटे के मापन में आधारित होता है। किलोवाट घंटा 1 घंटा में 1000 वाट व्यय की गई ऊर्जा होती है। अगला है, यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में कितने यूनिट बिजली खर्च होगी? तो होगी 9 वाट। तो यूनिट संख्या किलोवाट वाट एवं घंटा, तो यहाँ पर 60 गुणे 5 गुणे 30 रखेंगे आप। उसके बाद 1000 कर देंगे, फिर 9 यूनिट आ गई आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा है, धारा 0.4 एम्पियर, बल्ब की शक्ति क्या होगी? तो 110 होगी। यहाँ पर फार्मूला दिया गया है आपको, P = पावर और वाट अपॉन टाइम, तो यहाँ पर दिया गया सॉल्यूशन करके। 2 समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोधक 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक 2 किलो ओम तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा? तो यहाँ पर प्रतिरोधक का फार्मूला दिया गया है, इसका मान इतना आएगा, तो यहाँ पर फार्मूला लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। R1 बराबर 1/R1 + 1/R2, फिर R1 + R2 अपन R1 R2, फिर आप उस पर मान रखिए 2R हो जाएगा अपन 2 + R2। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है, इसलिए कम प्रकाश देता है। एक मकान में 2 बल्बों में एक दूसरे से अधिक चमकदार हैं, इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक होगा? तो मंद रोशनी वाले बल्ब में होगा। एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? तो वो जो है, अगर उनको हम 2 समांतर क्रम में जोड़े तो वो रोशनी अधिक देगी। डायनेमो, जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग लाया जाता है, वह वास्तव में क्या है? तो वह है ऊर्जा का परिवर्तक होता है। अगला है, डायनेमो का कार्य क्या है? तो डायनेमो का कार्य यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने कई बार पूछे, उसका तो फेवरेट था भाई, ठीक है। डायनेमो परिवर्तित करता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, देखिए कितना फेवरेट है। टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो मैकेनिकल ऊर्जा को, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को। जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होता है तब क्या होता है? ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है? तो विद्युत मोटर है। विद्युत मोटर में क्या होता है? यह क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरक आधारित युक्ति क्या है? तो वो आधारित युक्ति है विभव मापी और डायनेमो दोनों है, नहीं, डायनेमो और विद्युत मोटर दोनों हैं, इन दोनों के द्वारा बदलती है। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है वो है बैटरी। बैटरी में केमिकल होता है ना, जिससे आप चार्ज करते हो फिर यूज करते हो विद्युत का। कम वोल्टेज पर कार्य करने वाले विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं, क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होता है, इसलिए जल जाते हैं। फैराडे स्थिरांक क्या है? सार्वभौमिक स्थिरांक है फैराडे का। अगला है, मोटर कार बैटरी के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वोल्टता समानता 12 वोल्ट होती है। प्रयुक्त विद्युत अपघट्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं। इलेक्ट्रोड सीसा और ताम्र होते हैं और धारिता को एम्पीयर घंटा में व्यक्त करते हैं, तो कौन सा सही होगा? तो वोल्टता समानता 12 वोल्ट होती है पहला, और धारिता को एम्पीयर घंटा में व्यक्त करते हैं ये, तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है। मोटर कार बैटरी के संबंध वोल्टता समानता 12 वोल्ट होती है तथा धारिता को एम्पीयर घंटा में मापते हैं। प्रयुक्त विद्युत अपघट्य में 35% सल्फ्यूरिक अम्ल जबकि
65% जल होता है। कार बैटरी का कैथोड लेड ऑक्साइड तथा एनोड लेड का होता है। निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है किसके लिए? तो होता है ट्रांजिस्टर के लिए, कैलकुलेटर के लिए, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए। अगला है, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो वह है टंगस्टन। जो बल्ब में लगा होता है टंगस्टन होता है। बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन से। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है टंगस्टन से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है क्योंकि फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता है। बल्ब पूर्ण रूप से निर्वाचित नहीं किया जा सकता। तो इसका जो कार्य, फिलामेंट में सहायक तार उच्च ताप पिघल जाते हैं। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप समानता होता है, वह होता है लगभग 2000 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। तड़ित से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होता है? विद्युत ऊर्जा होती है। और कथन कारण है, तड़ित चालक की इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं, ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। कथन कारण दोनों सही, कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। तो तड़ित चालक एक धातु की छड़ होती है जिसे ऊंचे भवनों की आकाशीय विद्युत से रक्षा के लिए लगाया जाता है। तड़ित चालक का ऊपरी सिरा नुकीला होता है, इसे भवनों के सबसे ऊपर हिस्से में जड़ दिया जाता है। इन्हें किसी चालक तार आदि से जोड़कर तार को नीचे लाकर जमीन में गाड़ दिया जाता है। आकाशीय विद्युत से प्राप्त आवेश को सीधे पृथ्वी में भेज देते हैं। इस प्रकार इमारत को नष्ट होने से बचाते हैं। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए किससे? तो उसको जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग क्या होता है? सुरक्षा के लिए होता है। अगला है, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हों समान विभव पर। अगला है, मेंज विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? इसका गलनांक निम्न होता है। और फ्यूज का सिद्धांत क्या है? विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव फ्यूज का सिद्धांत। अगला, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होती है? तो तार की विशेषता उच्च प्रतिरोधक शक्ति होती है, निम्न गलनांक होता है, मतलब जल्दी ही गल जाता है जिससे आपका पूरा सर्किट बचा रहे। घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाने वाले फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है उसका क्या होता है? गलनांक कम होता है और प्रतिरोधक अधिक होता है। ये सब जो है एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है। हैलोजन लैंप का तंतु निम्न की मिश्र धातु का होता है, तो होता है टंगस्टन एवं सोडियम का। कथन कारण दिया है, एक धातु का तार तापक्रम बढ़ जाता है जब उसके बीच में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। कारण है, धातु अणुओं के पारस्परिक संगठन से ऊष्मा ऊर्जा का मोचन होता है। तो ये सही है, आर गलत है। घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः समांतर संबंधन होता है। घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार क्या करता है? तो वह करता है विद्युत को उदासीन तार होता है। GFL का पूर्ण रूप क्या है? CFL मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है? तो वह है 10⁴ ओम। CFL का फुल फॉर्म पूछा है तो कॉम्प्लेक्स फ्लोरिसेंट लैंप है। और प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो विद्युत संदीप्त है। और कथन कारण है, लाइट एमिटिंग डायोड लैंप कॉम्प्लेक्स फ्लोरिसेंट लैंप की तुलना में अधिक लंबी सेवा अवधि प्रदान करता है। कारण है, लाइट एमिटिंग डायोड लैंप कॉम्प्लेक्स फ्लोरिसेंट लैंप की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष होते हैं। नीचे दिए कोटों का चुनाव कर सही उत्तर का जांच करें तो दोनों सही है, कारण कथन की पुष्टि कर रहा है। CFL तथा LED लैंप में क्या अंतर है? तो CFL LED लैंप में क्या अंतर? तो प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारावाष्प और संदीपक का प्रयोग करता है जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। दूसरा, CFL की औसत जीवन अवधि LED लैंप से बहुत अधिक होती है और LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। CFL जो होता है पारावाष्प पे विद्युत गुजार कर परावैंगनी प्रकाश उत्पन्न किया जाता है जिसे लैंप के अंदर फास्फर कोटिंग के अवशोषित कराकर रोशनी उत्पन्न की जाती है। CFL का औसत कार्यकाल 6000 से 15000 घंटे का होता है जबकि LED लैंप समांतर 25 से 30 वर्षों तक चलता है। LED लैंपों में पारस्परिक
अर्धचालक प्रकाश उत्सर्जक डायटो ऑर्गेनिक एलईडी या पॉलीमर एलईडी तकनीक का प्रयोग होता है और सीएफएल की तुलना में एलईडी लैंप अधिक ऊर्जा सक्षम है और पारस्परिक प्रकाश बल्बों की तुलना में एलईडी 82% कम ऊर्जा की खपत करते हैं, जबकि प्रकाश बल्बों की तुलना में सीएफएल 75% कम ऊर्जा की खपत करते हैं। सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्तियां एलईडी बत्तियों से किस प्रकार भिन्न है? पहला, सोडियम बत्तियां प्रकाश से 360 डिग्री में उत्पन्न करती हैं, किंतु एलईडी बत्तियों में ऐसा नहीं होता। सड़क की बत्तियों के रूप में एलईडी बत्तियों की तुलना में सोडियम बत्तियों की अधिकता अवधि अधिक होती है। सोडियम बत्ती के दीर्घ प्रकाश का स्पेक्ट्रम लगभग एक वर्डी होता है, जबकि एलईडी बत्तियां सड़क प्रकाश व्यवस्था में सार्थक वर्ड सुविधाएं प्रदान करती हैं। तो कौन सा सही है? तो इसमें पहला और तीसरा सही है, बाकी गलत है। एक्सप्लेनेशन दिया गया है, सोडियम बत्तियां सर्वदिशात्मक होती हैं, अर्थात 360 डिग्री में प्रकाश उत्पन्न करती है। इससे प्रकाश का व्यय होता है जो उन्हें कम कुशल बनाता है। इसके विपरीत दिशात्मक प्रकाश स्रोत होता है जो एक विशिष्ट दिशा में प्रकाश उत्सर्जित करता है। स्पष्ट है कि कथन एक सत्य है। किसी भी अन्य प्रकाश तकनीक की तुलना में एलईडी का जीवन काल बहुत लंबा होता है, अतः 2 असत्य हैं। और सोडियम लैंपों द्वारा उत्सर्जित प्रकाश एक वर्डी होता है, अर्थात इनमें केवल एक रंग का प्रकाश होता है। और फ्लोरेंट ट्यूब में कौन कौन सी गैस भरी जाती हैं? तो मरकरी और नियान दोनों भरी जाती हैं। एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा फ्लोरेंस ट्यूब को अधिकतम प्रिफर्ड किया जाता है, क्योंकि इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, तो आप पढ़ सकते हैं। फ्लोरेंट ट्यूब बिजली के बल्ब की अपेक्षा विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन अधिक मात्रा में करता है। 100 वाट का बिजली का बल्ब केवल 5% विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, परंतु फ्लोरेसेंट ट्यूब 22% विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इस प्रकार दिए गए कथनों में से कोई भी सही नहीं है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो अणुओं को दोलित करके। तो ट्यूबलाइट में विद्युत का प्रवाह होने से इनके दोनों सिरों के मध्य इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से गमन करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन मरकरी गैस के अणुओं से टकराते हैं, जिनमें दोलन के परिणामस्वरूप परावैंगनी प्रकाश उत्पन्न होता है। चूंकि मनुष्य की आंख इन किरणों को देख नहीं सकती, इसलिए शीशे की ट्यूब को एक प्रतिदीप्त पदार्थ में लेपित किया जाता है जो श्वेत प्रकाश उत्पन्न करती है। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? तो विद्युत बल्ब के अंदर कोई गैस नहीं होती। इनमें से ऑक्सीजन वायु कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है उसमें। तो विद्युत बल्ब का आविष्कार सर्वप्रथम एडिसन ने किया था। इनमें टंगस्टन का धातु एक पतला कुंडलीकुलम तंतु एक धातु का ऑक्सीकरण रोकने के लिए बल्ब के अंदर निर्वात के बजाय नाइट्रोजन आर्गन या आर्गन गैस भरी जाती है। प्रतिदीप्ति नलिकाओं के साथ चौक असंजित होता है। चौक कुंडली लाइन वोल्टता बढ़ाती है। विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह एक अदिश राशि है, सही है। यह सदिश राशि, तो इसमें से कई होगा, तो एक अदिश राशि है। ये भी पीछे 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को दो गुना बढ़ा दिए जाए तो विद्युत शक्ति क्या होगी? 4 गुना बढ़ जाएगी। तो P = 2V प्लस इंटू 2I होगा। दो तारों की लंबाइयाँ, व्यास और प्रतिरोधक सभी 1:2 अनुपात में। अगर पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो मोटे तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो आइए पूछा गया क्वेश्चन है, तो 10 ओम होगा। यहाँ R=TL ये फार्मूला है भाई। तो अगला देखें, समान प्रकार की बूंदें 20 वोल्ट का आवेशित की गई हैं। यदि n बूंदें मिलकर एक बूंद बनाती हैं तो इस विभव कितना होगा? तो n 2/3 ये सॉल्व करेंगे, आप आ जाएगा आंसर। तो अगला है कथन कारण। तो परिणामित्र का प्रयोग वोल्टता के उच्चयन अथवा अपचयन के लिए किया जाता है। कारण है, परिणामित्र ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग निर्दिष्ट धारा परिपथ में किया जाता है। तो कौन सा सही है? ए सही है, आर गलत है। इसमें ये आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ट्रांसफार्मर या परिणामित्र किसी एक विद्युत परिपथ में अन्य परिपथ में विद्युत प्रेरण द्वारा परस्पर जुड़े हुए चालकों के माध्यम से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। इनके द्वारा कम वोल्टता की विद्युत शक्ति को अधिक या अधिक वोल्टता की विद्युत शक्ति को कम वोल्टता पर परिवर्तित कर दूर दूर परिवर्तित किया जाता है। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा या विभवांतर के साथ कार्य कर सकता है, दिष्ट या एक दिष्ट के साथ नहीं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है एसी वोल्टेज का उपचयन या उपचयन करने के लिए। ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो प्रत्यावर्ती धारा विभव को उच्चाई या अपचयी बनाने के लिए। मोबाइल चार्जर क्या होता है? तो होता है एक अपचयी धारा, जिसे स्टेप डाउन कहते हैं। कुछ युक्तियां एवं संबंधित ऊर्जा रूपांतरण नीचे दिए गए हैं।
तो इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर यांत्रिक से विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक मोटर विद्युत से यांत्रिकी और डीजल इंजन प्रकाश से विद्युत और सोलर सेल यांत्रिकी से विद्युत। तो इसमें पहला दूसरा सही है, बाकी गलत है। किसी एसी जनित्र डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह होता है कि एसी जनित्र में सर्पी वलय होता है और डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। 36 पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन, प्रतिवर्ती धारा किसके लिए प्रयुक्त नहीं है? तो स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए प्रयुक्त नहीं है। बाकी इलेक्ट्रिक मोटर चलाने के लिए, विद्युत शक्ति संचारण के लिए, इलेक्ट्रिक टोस्टर को गर्म करने के लिए होता है। तो प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक वैद्युत युक्ति है जो प्रतिवर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट को दिष्ट धारा या डायरेक्ट डीसी में परिवर्तित करती है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती विद्युत धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है वो रेक्टिफायर के द्वारा। और भारत में विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत खपत की गणना किलोवाट में करती हैं। कारण है भारत में विद्युत प्रणाली 6 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करती है। तो ए सही है, आर गलत है। तो ये 0.5 हर्ट्ज तक की कमी या वृद्धि मान्य है, इससे कम या ज़्यादा होने पर ग्रिड फेल हो जाता है। तो 50 हर्ट्ज वृद्धि पर विद्युत ट्रांसमिशन निर्धारित है, न कि इतने पे। इनमें से कौन सा विद्युत खपत बढ़ते क्रम में प्रदर्शित करता है? तो वह पंखा, टेलीविजन, विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक केटली। अगला है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? तो भूक्रोट के अंदर की चक्राकार धाराएं हैं। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत धारा का स्रोत क्या है? तो विद्युत धारा का स्रोत है सौर सेलें। तो ये देखिए, इतनी बार क्वेश्चन पूछा है। कथन है, कारण है, अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को ऐसा सुझाया जाता है राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए। कारण है, एसपी की आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% है और इसके अलावा ऊर्जा की बहुतायत में उपलब्धता। तो दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। अगला है, सौर शक्ति उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रकाश वर्ती प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो प्रकाश में विद्युत प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा विद्युत जनन करती है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो सूर्य की किरणों का उपयोग ताप जनित करने के लिए करता है, जिसका आगे विद्युत जनन प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। पहला सही है। दूसरा, प्रकाशवर्ती प्रक्रिया प्रत्यावर्ती धारा का जनन करती है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया दिष्ट धारा का जनन करती है। तो दूसरा तो गलत है। और भारत के पास सौर तापीय प्रौद्योगिकी के विनिर्माण आधार की, किंतु प्रकाश वोल्टिक प्रौद्योगिकी के लिए नहीं है। तो पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है। आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं एक्सप्लेनेशन। अगला है, सौर जल पंपों के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। पहला, सौर ऊर्जा का प्रयोग पृष्ठीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और निमज्जनी पंपों के लिए नहीं। दूसरा है, सौर ऊर्जा का प्रयोग अपकेंद्री पंपों को चलाने के लिए होता है, पिस्टन पंपों के नहीं। तो दोनों के दोनों कथन गलत हैं। सौर पंप एक ऐसा विद्युत पंप है जिसमें विद्युत एकाधिक फोटोवोल्टाइक पैनल द्वारा प्रदान की जाती है। सौर जल पंप में सौर ऊर्जा का प्रयोग पृष्ठीय पंप या निमज्जनी पंप दोनों के लिए होता है। यह पंप सौर ऊर्जा का प्रयोग अपकेंद्री या पिस्टन पंप के लिए भी करती है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल के उपयोग किया जाता है? तो वह है सिलिकॉन। प्रकाश वोल्टिक सेल होते हैं, सौर सेल होते हैं। फोटोवोल्टिक सेल क्या होती हैं? ये भी सौर ऊर्जा सेल होती हैं। प्रकाश और फोटो एक ही होता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो किया जाता है फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा। ये यूपीपीसी 2022 में पूछा है। फोटोवोल्टाइक के सौर सेल ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अगला है, भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत प्रकाश वोल्टिक इकाइयों में प्रयोग में आने वाले सिलिकॉन वेफर्स का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और दूसरा है, सौर ऊर्जा शुल्क का निर्धारण भारतीय और ऊर्जा निगम के द्वारा किया जाता है। तो इसमें दोनों के दोनों गलत हैं। तो 2016 ITA सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट टॉप मार्केट रिपोर्ट के अनुसार भारत सिलिकॉन वेफर्स के उत्पादन रैंकिंग में 11वें स्थान पर है। प्रथम 3 स्थानों पर क्रमशः चीन, जापान, दक्षिण कोरिया है। भारतीय और ऊर्जा निगम लिमिटेड नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन सर्वाधिक क्षेत्र का एक निगम है। इसका उद्देश्य भारत और विदेश के नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास और कार्यान्वयन से संबंध में एक एकीकृत कार्यक्रम के लिए योजना बनाना और निष्पादन करना है। भारत में सौर ऊर्जा शुल्क का निर्धारण केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग और राज्य विद्युत आयोग के द्वारा।
अगला है चालकता। अब करेंगे हम चालकता के बारे में। तो चलिए चालकता को क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। तो जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह कम प्रतिरोधकता दर्शाता है क्योंकि चालक होता है। चालक मतलब एक स्थान दूसरे स्थान तक जाता है जो। ऐसा पदार्थ जिनमें कमरे के तापमान पर बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे विद्युत चालक कहा जाता है। यदि धारा प्रवाह के प्रति किसी पदार्थ का प्रतिरोध निम्न हो तो उसे चालक कहते हैं। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? तो वह चांदी, मतलब चांदी में ज़्यादा विद्युत चालकता है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है जिसमें विद्युत ज़्यादा प्रवाहित होता है? तो वह है चांदी। निम्न से कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक है? तो अभी आपने देखा चांदी। कथन कारण है तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों को वरीयता दी जाती है। कारण है लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से आक्सीकृत नहीं होते हैं। तो कथन कारण इसमें दोनों सही है, कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है एक संवाहक के तापक्रम के परिवर्तन के कारण इनमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को कहते हैं थॉमस प्रभाव। थॉमस ने यह पूर्वानुमानित किया था कि अगर एक धात्विक संवाहक के दो भागों का तापमान भिन्न भिन्न हो तो इन दो भागों के बीच ये मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाता है। परिणामस्वरूप असमान रूप से तप्त संवहन में ऊष्मा उत्पन्न या अवशोषित होती है। अगला है अतिचालक का लक्षण क्या है? तो शून्य पारगम्यता। विद्युत चुंबकत्व के संदर्भ में पारगम्यता किसी पदार्थ का वह गुण है जो पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किए जाने पर उस पदार्थ द्वारा प्रदर्शित सहायता की मात्रा बताता है। इसे ग्रीक वर्ड म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। अतिचालकता किस तापमान पर आधारित आर्थिक महत्व की हो सकती है जिसमें लाखों रुपए की बचत हो? तो है सामान्य तापमान। अगला है किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है। 1911 में अतिचालक की खोज हुई थी। यह केवल परम शून्य ताप के निकट ही प्राप्त होती है। हालांकि 2020 के कमरे के तापमान के निकट यह एक अतिचालक का वर्णन शोध पत्रिका नेचर किया गया था। नव आविष्कृत उच्च ताप चालकता है अतिचालक है वो सिरेमिक ऑक्साइड में। अगला है अर्धचालक की चालकता ताप होती है वो होती है शून्य। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है? घटता है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन एवं होल्स के दोनों के द्वारा होता है। तो अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, तात्विक या प्राकृतिक अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक। एक शुद्ध अर्धचालक जिसमें कोई परद्रव्य न मिला हो निज अर्धचालक कहलाता है। इस प्रकार शुद्ध जर्मेनियम सिलिकॉन अपनी प्राकृतिक अवस्था में निज अर्धचालक, इनमें वैद्युत चालक इलेक्ट्रॉन एवं कोटरों अर्थात होल्स दोनों की गति के कारण होता है। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है संपूर्ण अनंत। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? तो वह जर्मेनियम। अगला क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो वह सिलिकॉन। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? तो वह है जर्मेनियम। और निम्न में से कौन सा अर्धचालक है? तो अर्धचालक सिलिकॉन है और आपका जर्मेनियम है और सिरेमिक या क्वार्ट्ज नहीं है, ये है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? अर्धचालक मतलब जिससे आधी विद्युत प्रवाहित हो तो वह जर्मेनियम है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? तो वह सिलिकॉन। और भारत सरकार ने क्षमा के निर्यात या पर प्रतिबंध लगा दिया पूर्ण रूप से क्योंकि इनमें ऐसी धातु ऐसा तत्व निकाल सकते हैं जिसका उपयोग ट्रांजिस्टर में होता है। इनमें से कौन सा तत्व सही है? वह जर्मेनियम। झामा मतलब जला हुआ कोयला होता है। अगला है अब नाभिकीय भौतिकी। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन, एटॉम बम ये सब कुछ है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, कूलेंट क्या होता है, मॉडरेटर क्या होता है, ये सब क्वेश्चन थ्रू आप खुद पढ़ लेंगे। तो इसलिए हम क्वेश्चन पे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो मेसान की खोज हिडेकी युकावा ने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज CD एंडरसन एवं US हेस ने की थी। और सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत HA बेथे ने किया था। परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी ने किया था। ये गलत है, बाकी सब सही है। 1938 में HA बेथे ने बताया कि सूर्य तथा ब्रह्मांड के अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत वहाँ होने वाला नाभिकीय संलयन है। मेसान मूल की कणों की खोज 1935 के वैज्ञानिक हिडेकी युकावा ने की। पॉजिट्रॉन नामक धनावेशित कण की खोज CD एंडरसन एवं US हेस ने की। और फार यूरेनियम तत्वों के संश्लेषण के एनरिको
फर्मी का नहीं बल्कि GT सीबोर्ग का योगदान है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन नहीं संलयन नहीं कहलाता। वो किसी सही नहीं, क्योंकि नाभिकीय संलयन दो हल्के परमाणु आपस में मिलकर जब मिल जाते हैं तो संलयन होता है। और अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी नहीं उपलब्ध होगी, और कारण था उसे यह विश्वास था कि आइंस्टाइन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। तो कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। अगला, निम्न कणों में कौन सा एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षतावाद सिद्धांत को गलत साबित करने की जोखिम में डाल सकता है? तो वह है माइक्रोवेव फोटॉन। कॉम्ब्रिज विश्वविद्यालय भौतिकविदों गुंटूर तथा अल्फांस स्टॉहलोफन ने आइंस्टाइन के सापेक्षतावाद सिद्धांत को गलत साबित करने का दावा किया। उन्होंने माइक्रोवेव फोटॉनों को प्रकाश के वेग से अधिक संचारित करने का दावा किया है। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो वह है प्रोटॉन को। पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है? तो की जा सकती है इससे सीसा पट्टिका से। पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक की उपस्थिति का पता परस्पर गणक से लगाया जा सकता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। और तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं किसके द्वारा? तो वह नाभिकीय संलयन द्वारा और गुरुत्वीय संकुचन द्वारा। रासायनिक क्रिया नहीं होती, नाभिकीय विखंडन भी नहीं होता। तो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। सितारों के अक्षय ऊर्जा स्रोत का कारण क्या है? तो है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में परमाणु नाभिक के आपस में संलयित होते हैं, अत्यधिक गर्म परिस्थितियों में ही होते हैं। सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो वह है नाभिकीय संलयन जब आपस में मिल जाते हैं। अगला है, नाभिकीय रिएक्टर में स्वपोषी श्रृंखला मतलब सेल्फ सस्टेन चेन रिएक्शन संभव है, क्योंकि इनमें जो है प्रत्येक विखंडन अभिक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक न्यूट्रॉन निर्मुक्त होते हैं। सही है। न्यूट्रॉन विखंडन प्रक्रिया में तुरंत हिस्सा लेते हैं? नहीं। द्रुत न्यूट्रॉन ग्रेफाइट द्वारा धीमे किए जाते हैं। विखंडन प्रक्रिया में निर्मुक्त हर न्यूट्रॉन आगे और विखंडन की शुरुआत करता है। गलत है। नाभिकीय रिएक्टर एक विशेष प्रकार की आणविक भट्टी है जिसमें ईंधन के रूप में प्रायः जो है यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। इनमें श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। जब एक विस्फोटक पदार्थ न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो नए न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। न्यूट्रॉनों की गति धीमी करने के लिए H2O का भारी जल ग्रेफाइट में बेरिलियम ऑक्साइड को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार नाभिकीय रिएक्टर में स्वपोषी श्रृंखला अभिक्रिया संभव होती है। अतः 1 और 3 सही है, परंतु R नहीं। परंतु जो है चौथा नहीं है, 2, 4 नहीं है। परमाणु रिएक्टर क्या है? तो आणविक भट्टी है। कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन संबंधित नहीं है? तो न्यूट्रॉन प्रेरित नाभिकीय अपक्रिया ये तो है। तारों में ऊर्जा का उत्पन्न होना ये नाभिकीय विखंडन एक संलयन है। बाकी सब सही होंगे। अगला है, नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे भारी नाभिक विखंडन के सिद्धांत का कार्य करते हैं। और ये गलत है। साधारणतः उनकी टोकामाक डिजाइन होती है। वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं। तो दूसरा तीसरा सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला है, नाभिकीय रिएक्टर परमाणु बम में यह अंतर है। तो क्या अंतर है? तो नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, ये जो है अंतर है। तो नाभिकीय रिएक्टर और नाभिकीय बम समान सिद्धांत पर कार्य करते हैं, लेकिन नाभिकीय रिएक्टर में होने वाला नाभिकीय विखंडन मंदक द्वारा नियंत्रित होता है, जबकि नाभिकीय बम में यह अभिक्रिया अनियंत्रित होती है। और यह नाभिकीय विखंडन एक श्रृंखला अभिक्रिया होती है। रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला है, रेडियोधर्मिता नाभिकीय गुण है। सही है। अगला और दूसरा है, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया गया। तो पहला सही है, नाभिकीय विखंडन पर नहीं, नाभिकीय संलयन पे बनाया गया। अगला है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोनोजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है। मोनोजाइट में थोरियम तो होता है। भारत की समस्त तटवर्ती बालुकाओं में मोनोजाइट प्राकृतिक रूप में होता है। तो ये प्राकृतिक रूप में नहीं होता है, बाकी ये
तीसरा चौथा सब सही है। दूसरा और चौथा। भारत में केवल सरकारी निकाय मोनोजाइट संसाधित का निर्यात कर सकते हैं। ये IAS 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो वह है थोरियम। थोरियम एक ऐसा महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है जो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। थोरियम का मुख्य स्रोत मोनोजाइट है और थोरियम केरल, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाया जाता है। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं वो कौन सा है? थोरियम है। अगला है, कुछ लोगों का सोचना है कि तेजी से बढ़ रही ऊर्जा की जरूरत पूरी करने के लिए भारत को थोरियम को नाभिकीय ऊर्जा के भविष्य के ईंधन के रूप में विकसित करने के लिए शोध और विकास करना चाहिए। इस संदर्भ में थोरियम यूरेनियम की तुलना में कैसे अधिक लाभकारी है? तो प्रकृति में थोरियम की तुलना में थोरियम के कहीं अधिक भंडार हैं। दूसरा है, उत्खनन प्राप्त खनिज में मिलने वाली प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा की तुलना की जाए तो थोरियम प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम नुकसानदेह अपशिष्ट है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता? तो वह है कैडमियम। तो सभी रेडियो एक्टिव पदार्थ का परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। कैडमियम रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है, अतः यह परमाणु ईंधन श्रेणी में नहीं आता। कैडमियम की छड़ परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में प्रयुक्त होती है। अणु शक्ति से नहीं संबंधित खनिज को पहचानिए। तो वह क्रोमियम। और निम्नलिखित में से कौन ईंधन नहीं है? तो हीलियम ईंधन नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो वह है कैल्शियम। तो यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम रेडियो एक्टिव तत्व हैं जिनका नाभिकीय ऊर्जा में प्रयोग ईंधन के रूप में किया जा सकता है। कैल्शियम हड्डियों, अंडे, छिलके, शंख का मुख्य अवयव होता है। किसका परमाणुवीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता? तो इसमें से है लेड। अगला क्वेश्चन, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है तो वह है नाभिकीय विखंडन पर। और एक मिनट, परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है जबकि हाइड्रोजन बम का सिद्धांत नाभिकीय संलयन पर है। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है यूरेनियम का। और परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। और हाइड्रोजन बम निम्न से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो संलयन पर आधारित है। और अगला है, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था ये एडवर्ड टेलर द्वारा। टेलर ने इसको बना दिया था। अगला है, तो हाइड्रोजन बम के जनक यानी फादर ऑफ हाइड्रोजन बम कहा जाता है किसको? एडवर्ड टेलर को। 1908 में हंगरी में जन्मे थे और नवंबर 1952 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा प्रथम हाइड्रोजन बम का परीक्षण प्रशांत महासागर स्थित मार्शल द्वीप में किया गया था। संयुक्त समृद्धि यूरेनियम होता है, यह होता है प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप में बढ़ाया जाता है। तो समृद्ध या समर्थित यूरेनियम एक प्रकार का यूरेनियम है जिसमें समस्थानिक को विलग करने की प्रक्रिया के द्वारा यूरेनियम 235 का प्रतिशत संगठन कृत्रिम रूप में बढ़ाया जाता है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो वह सीसा है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद लेड सीसा है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की आयु 4 महीने है। इस पदार्थ की 3/4 का क्षय होने में समय लगेगा, वो 8 महीने लगेगा। फार्मूला के थ्रू सॉल्व करेंगे। अगला है, किसी विघटन नाभिक तत्व की अर्धायु 5 वर्ष की होती है। 20 वर्ष बाद विघटन नाभिक पदार्थ का जो अंश बच जाता है वह हो जाएगा 1/16। तो अर्धायु का फार्मूला 1 टी हाफ होता है 5 वर्ष और 20 वर्ष 20/5। तो इस तरह से रख के फार्मूला सॉल्व करेंगे। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की आयु 10 दिन है, उसका अभिप्राय क्या है? तो ये सब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ फार्मूला दिया है, इस तरह सॉल्व करते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है? तो जर्कोनियम एक रेडियो एक्टिव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन करने के लिए इस्तेमाल होता है? तो वह यूरेनियम 235। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो वही यूरेनियम। और अगला है, रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्सर्जित करता है तो अल्फा, बीटा, गामा किरण, सभी किरण। अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? तो होगा चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। और भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन है? तो है तारापुर। और
भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर मुंबई में स्थापित 1969 में प्रारंभ किया गया। इसकी मूल क्षमता 320 2 गुणे 1/60 मेगावाट थी। यह 2005 में 540 से 540 मेगावाट की 2 और इकाइयों में कार्य प्रारंभ किया है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा। भारत का वर्तमान निदेशक कौन है? तो भारत का वर्तमान निदेशक 2001-10 की बात है, R.K. सिन्हा थे। प्रश्नकाल में डॉक्टर रतन कुमार सिन्हा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र निदेशक थे, जबकि वर्तमान में भारत के निदेशक डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती हैं। 2019 की बात है। ध्रुव पूर्णिमा तथा साइरस में क्या अंतर है? तो ये भारतीय शोध रिएक्टर है। अगला है, भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो इसमें होता है यूरेनियम 238। कलपक्कम प्रसिद्ध है परमाणु संयंत्र के कारण के लिए। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो स्थित है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है प्लूटोनियम। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया के साथ उत्पादित विखंडनीय पदार्थों की मात्रा व्यय होने वाले पदार्थों से अधिक होती है। कलपक्कम में स्थित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर का संचालन आरंभ हो चुका है। इसमें प्लूटोनियम से यूरेनियम उत्पन्न होता है। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक प्रयोग किया जाता है? तो वह है द्रवित सोडियम। अगला है, कलपक्कम प्राड ब्रीस्टर रिएक्टर के विषय में क्या सत्य है? तो इनमें केवल प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन के रूप में प्रयोग होता है और सही है। इनमें प्लूटोनियम कार्बाइड एवं प्राकृतिक यूरेनियम कार्बाइड का मिश्रण ईंधन के रूप में होता है, ये गलत है। इनमें 200 मेगावाट से अधिक ऊर्जा परमाणु विद्युत उत्पन्न की जाती है, ये गलत है। तो ये जो है FBTR मतलब फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर कलपक्कम स्थित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCER में 1985 में संचालित था तथा इसकी क्षमता 13 मेगावाट है। इनमें प्लूटोनियम यूरेनियम कार्बाइड का ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, जबकि सरल सोडियम का शीतलक के रूप में प्रयोग होता है। FBTR प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का पूर्ववर्ती है जो कलपक्कम निर्माणाधीन है। 500 मेगावाट क्षमता का यह स्वदेश निर्मित रिएक्टर तैनाती के अग्रिम चरण में PFBR के स्वदेश निर्मित मिश्रित यूरेनियम एवं प्लूटोनियम ऑक्साइड का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। नाभिकीय अपक्रिया में ऊर्जा उत्पादित करने के लिए कलपक्कम स्थित PFBR प्लूटोनियम 239 की मिश्रित ऑक्साइड तथा यूरेनियम 238 का ईंधन के रूप में प्रयोग करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, कलपक्कम एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च हैदराबाद और हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई और साहा इंस्टीट्यूट ऑफ द न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता। तो इसमें जो सी जो है हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है, बाकी सब सही है। परमाणु खनिज अनुसंधान अन्वेषण निदेशालय निम्नलिखित संगठन के बारे में, भारतीय रेयर अर्थ लिमिट और भारतीय यूरेनियम कॉर्पोरेशन। इनमें से कौन सा परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत है? तो सभी के सभी हैं। भारत में भारी जल बनाया जाता है कहाँ? तो ट्रांबे में। भारत में भारी जल के उत्पादन की जिम्मेदारी ट्रांबे मुंबई में स्थित भारी जल बोर्ड की है, जिसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में किया जाता है। भारी जल बोर्ड 7 भारी जल संयंत्रों का संचालन करता है, जो बड़ौदा, हजीरा, कोटा, मुनुगुरी, तालचेर, थाल एवं तूतीकोरिन में स्थित है। सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो कलपक्कम तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, काकरापार गुजरात में, ट्रांबे महाराष्ट्र में है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो राजस्थान परमाणु संयंत्र उदयपुर, तो ये उदयपुर में नहीं है। राजस्थान परमाणु संयंत्र जो है रावतभाटा कोटा में स्थित है, तो ये गलत है। नरोरा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश में, मद्रास परमाणु संयंत्र कलपक्कम में, कैगा परमाणु संयंत्र कर्नाटक में सही है। नीचे है, ये देखना है कौन सा सही मतलब कौन सा है परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है, तो कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है, 1 मिनट सॉरी। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा नरोरा में, घाटशिला में, कलपक्कम में, नंगल में, तो ये हो जाएगा नरोरा में और कलपक्कम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र चौथे भूकंपीय पेटी में स्थित है? तो वह नरोरा उत्तर प्रदेश का। वह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो हाल ही सक्रिय हुआ स्थापित है, वो कैगा में स्थापित है।
अगला है तमिलनाडु पर कुडनकुलम में रूस परमाणु भट्टियों की कितनी इकाइयाँ लगाने हेतु राजी हुआ, तो वह 6। अगला है नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वो है ग्रेफाइट और साधारण जल। और नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, वह है भारी पानी और सादा पानी। और नेक्स्ट है नाभिकीय संयंत्र में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है विमंदक की तरह किया जाता है। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो बिजली उत्पन्न करता है विखंडन प्रक्रिया द्वारा सौर सेलों की सहायता से, और तो विखंडन प्रक्रिया द्वारा होता है। एक ब्रीडर रिएक्टर वह है जो विखंडन वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जहाँ जितना वह चलाता है। अगला है द न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अब दूसरे देशों को प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स निर्यात करने की स्थिति में है। इन रिएक्टरों की क्षमता होगी, तो यहाँ पर दिया गया न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया विदेशों में 220 या मेगावाट और 540 की प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स का निर्यात करने की स्थिति में भारत की ओर से यह बयान परमाणु ऊर्जा आयोग, ये तो उस टाइम का करंट न्यूज है। निम्नलिखित में किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है, तो वह है कुडानकुलम की। अगला है भारत की संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना है, तो वह है 3%। अगला क्वेश्चन है पोखरम नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड था स्माइलिंग बुद्धा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पोखरम सेकंड परीक्षण कब किया गया, तो किया गया 11 मई 1998 को। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑपरेशन शक्ति 98 नाम है किसका, पोखरण 1998 में हुए परमाणु अभियान का। अब वर्ष 1998 में पोखरण में भारत में 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे। बताइए पोखरण किस राज्य में है, तो वह राजस्थान में है। अगला भारत के परमाणु सिद्धांत में सम्मिलित है पहल न करना, एक तरफा प्रतिबंध, न्यूनतम विश्वसनीय निवारण और प्रयोग सभी है। अगला है निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान के आवधिक रूप में प्रयोग किया जाता है। विखंडनीय सामग्रियों पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा विकिरण का एक अंग है, तो कौन सा सही है, दोनों के दोनों गलत हैं, क्योंकि जो है नाभिकीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन की श्रृंखला का प्रारंभ अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा की पहल पर किया गया था। प्रथम नाभिकीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन वर्ष 2010 में वाशिंगटन डीसी में, द्वितीय सम्मेलन वर्ष 2012 में सियोल में, तृतीय सम्मेलन 2014 में द हेग में तथा चतुर्थ एवं अंतिम सम्मेलन 2016 में वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया था। विखंडनीय सामग्रियों पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल की स्थापना 2006 में की गई और यह नाभिकीय सक्षम तथा गैर नाभिकीय सक्षम देशों के शस्त्र नियंत्रण तथा अप्रसार विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र समूह है। अब कथन है CERN यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द न्यूक्लियर रिसर्च विश्व में कणीय भौतिक शास्त्र की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। कारण उपयुक्त संगठन के अस्तित्व में आने के 2 वर्ष पूर्व स्थापित प्राविधिक निकाय के रूप में फ्रेंच संक्षेपीकरण है। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो वह है AR दोनों सही हैं और कारण कथन की व्याख्या प्रश्न नहीं कर रहा है, बाकी दोनों सही हैं। और अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर बनाई जाने वाली है, तो वह है दक्षिण फ्रांस में। तो ITER का लैटिन में अर्थ है द वे। पहले इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर का संक्षिप्ताक्षर माना जाता है, किंतु इस रूप में इस शब्द का प्रयोग अब बंद हो चुका है। वस्तुतः ITER संलयन ऊर्जा की संभावनाओं को प्रदर्शित करने हेतु संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास परियोजना है। इस परियोजना में यूरोपीय संघ, जापान, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, रूसी संघ एवं अमेरिका की सहभागिता है। यह परियोजना दक्षिणी फ्रांस के कद्रास नगर में निर्माणाधीन है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। यदि यह प्रयोग सफल हो जाता है तो भारत का तत्कालीन लाभ क्या होगा, जिसका लाभ होगा यह विद्युत उत्पादन के संलयन के रिएक्टरों का निर्माण कर सकता है। अगला है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन है भारत की नाभिकीय नीति में निहित है कि वह अपने नाभिकीय संयंत्रों के अंतर्राष्ट्रीय इंस्पेक्शन के लिए तैयार नहीं है, कारण भारत नाभिकीय यंत्र नहीं बनाएगा। तो A सही है, R गलत है, मतलब कारण गलत है। तो भारत में अपने परमाणु संयंत्रों के अंतर्राष्ट्रीय परमाणु संयंत्र निरीक्षण आयोग से जांच हेतु तैयार नहीं है, क्योंकि इससे उसकी तकनीकी संबंधी गोपनीयता भंग होने की आशंका है। भारत द्वारा परमाणु बम बनाने का विकल्प खुला रखा गया है। भारत के आणविक विस्तार संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए इनकार कर दिया गया क्योंकि यह भेदभावपूर्ण है। क्योंकि भारत NPT इसलिए भेदभाव मानता है क्योंकि इसके अनुच्छेद 4 के अनुसार संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों को यह अधिकार प्राप्त होता है कि परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग हेतु
संबंधित साथ समान वैज्ञानिक तरीके ज्ञान का परस्पर आदान प्रदान कर सकेंगे। इस प्रकार हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र शांतिपूर्ण उपयोग के नाम पर परमाणु क्षमता प्राप्त करने में स्वतः सफल हो जाएंगे। भारत संधि के इस अंतर्विरोध से अपना असंतोष प्रकट करता है, क्योंकि यह संधि न केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों का विशेषाधिकार देती है, अपितु परमाणु क्षमता रहित देशों द्वारा विशेषाधिकारों को प्राप्त करने के लिए वंचित भी करती है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए: चीन, फ्रांस, भारत, इजराइल, पाकिस्तान। इसमें क्या में से कौन से परमाणु संयंत्र के अनुसार विषयक संधि ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स, जिसे मान्यता परमाणु अप्रसार संधि के रूप में माना जाता है, की मान्यता के अनुसार परमाणु शस्त्र संपन्न राज्य हैं, तो वह है पहला दूसरा पहला दूसरा कौन से? चीन और फ्रांस हैं। परमाणु अप्रसार संधि की मान्यता के अनुसार 5 परमाणु शस्त्र संपन्न राज्य चीन, फ्रांस, रूस, यूके तथा संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। किसी देश की नाभिकीय प्रतिपूर्ति समूह के सदस्य बनने के परिणाम क्या हैं? तो इनकी पहुंच नवीनतम और सबसे कुशल परमाणु प्रौद्योगिकी तक हो जाएगी। ये सही है। यह स्वयं नाभिकीय आयुध प्रसार संधि NPT का सदस्य बन जाता है। ये गलत है, तो पहला सही है। भारत में 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया और इसी वर्ष नाभिकीय आपूर्तिकर्ता NSG की स्थापना हुई और इसकी पहली बैठक 1975 में लंदन में हुई थी। वर्तमान में इसमें 48 सदस्य हैं। इसका लक्ष्य परमाणु सामग्री या तकनीकी उपकरणों का निर्यात नियंत्रित करना, उनके सदस्य की पहुंच का नवीनतम और सबसे कुशल परमाणु प्रौद्योगिकी तक पहुंच हो जाता है। NSG में शामिल होने वाले देश के लिए परमाणु आयुध प्रसार संधि पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। NSG का सदस्य स्वयं NPT का सदस्य नहीं बन सकता। भारत में अब तक NPT का हस्ताक्षर नहीं किया गया। फ्रांस NSG का संस्थापक सदस्य और NPT पर हस्ताक्षर किए NSG का सदस्य बना था। निम्नलिखित में देशों में से कौन सा परमाणु आपूर्ति समूह का सदस्य नहीं है? तो वह है ईरान। ईरान नहीं है। तो परमाणु आपूर्ति में NSG के सदस्यों की संख्या 48 है। दिए गए विकल्प में ईरान NSG का सदस्य नहीं है। परमाणु आपूर्ति समूह द्वारा भारत प्रतिबंध हटाए जाने के पश्चात किस देश के सर्वप्रथम भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे भारत को नागरिक परमाणु तकनीक की आपूर्ति की जा सके? तो वह है फ्रांस। NSG के बाद छूट मिलने के पश्चात फ्रांस भारत के साथ नाभिकीय व्यापार प्रारंभ करने के नाभिकीय क्षेत्र में समझौता करने वाला प्रथम राष्ट्र है। भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अतिरिक्त नयाचार का समर्थन करने का निहितार्थ क्या है? तो वह है असैनिक परमाणु रिएक्टर IAEA के रक्षोपयोग के अधीन आ जाए। यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्यों परमाणु रिएक्टर IAEA सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं, जबकि अन्य सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते? तो कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करने और अन्य घरेलू आपूर्ति के कारण। इसलिए परमाणु ईंधन रिजर्व के प्रबंधन का कार्य IAEA का है। स्पष्ट है कि रिजर्व बैंक की कार्यप्रणाली एक व्यवस्था के संबंध में दिशा निर्देश तय करने के लिए IAEA का है। IAEA द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाता है खरीदार देशों द्वारा यूरेनियम का उपयोग केवल ईंधन के उत्पादन के लिए किया जाए, न कि हथियारों के लिए। इसलिए भारत के कुछ परमाणु रिएक्टरों में आयनित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य घरेलू आपूर्ति का ईंधन प्रयोग होता है। वर्तमान में भारत में 22 नाभिकीय रिएक्टर संचालित हैं, जिनमें 14 रिएक्टर IAEA सुरक्षा उपायों के अधीन है, क्योंकि इनमें ईंधन के रूप में आयातित यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। हाल ही में भारत के निम्नलिखित में से किस देश के साथ नाभिकीय क्षेत्र के सहयोग क्षेत्रों के प्राथमिकीकरण और कार्यान्वयन हेतु कार्य योजना नामक सौदे पर हस्ताक्षर किया गया? तो वह है रूस था। तो 19वें भारत रूस वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में भाग लेने के उद्देश्य से रूस ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 4-5 अक्टूबर 2018 को भारत की यात्रा संपन्न की थी। इस यात्रा के दौरान व्यापार एवं निवेश, सैन्य नाभिकीय सहयोग और अंतरिक्ष, परमाणु इत्यादि के क्षेत्र में 8 MOUs पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसी शिखर सम्मेलन के दौरान नाभिकीय क्षेत्र में सहयोग क्षेत्रों के प्राथमिकीकरण और कार्यान्वयन हेतु कार्य योजना एक्शन प्लान फॉर प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोऑपरेशन एरिया इन द न्यूक्लियर फील्ड पर MOU हस्ताक्षर किए गए। तो अगला है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और